हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि फंडामेंटल राइट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ से फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया गया और क्यों फंडामेंटल राइट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, क्यों ऐड किया गया, ये सारी बातें आप सभी लोग जानने के इच्छुक रहते हो। और एक ऐसा पार्ट है ये संविधान का जिसको हर एक बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक रहता है, उत्सुक रहता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको अपना राइट जानना होता है, अधिकार जानना होता है। ठीक है ना? तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल राइट कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे मूल जो अधिकार है वो हम नागरिकों को एज वेल एज जो गैर नागरिक हैं, नॉन सिटीजन्स हैं, उनको भी मिला हुआ है। ठीक है, और अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, ये सारी चीज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ प्रिलिमिनरी बात कर लेते हैं। जैसे ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। ठीक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में आपको ये बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्या ह्यूमन राइट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, या फिर ऐसे करें, आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ सुना होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी सुना होगा। तो हर एक इंसान के अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले कि कौन सा राइट बड़ा, ह्यूमन राइट बड़ा या फिर फंडामेंटल राइट्स बड़ा। तो देखो भाई, बड़ा छोटा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, अगर ह्यूमन राइट्स जो है वो उसका क्या है, जननी है। ह्यूमन राइट्स जो है जननी है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट एक स्पीसीज है किसका, तो भाई बेसिक राइट जो है हमारा ह्यूमन राइट उसका। तो आप कहोगे कि क्या ह्यूमन राइट बड़ा होता है या फंडामेंटल राइट बड़ा होता है? तो देखो भाई, जो ह्यूमन राइट्स है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, मानव अधिकार हर बहुत सारे हैं। ठीक है, आप हर एक चीज में, जैसे आपका सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, पैदा हुए तो फिर अच्छा जीने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, ठीक है, साथ जो सुरक्षा है, जो सफाई है उसका अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब अधिकार जो है वो आपका क्या है भैया, मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। और उसी में से जो ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना आपका इस दुनिया में रहना जो है वो मुश्किल हो सकता है, अपनी एक अच्छी डिग्निटी लाइफ, गरिमामय लाइफ जीने के लिए जो राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको और प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। कैसे? उन्हीं बेसिक राइट्स को, उन्हीं ह्यूमन राइट्स को क्या बना करके, फंडामेंटल राइट्स बना करके और हमारे संविधान में डाल करके। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ह्यूमन राइट्स से ही लिए गए हैं। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को अपना जीवन अच्छे से, गरिमामय, पूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड हमारा? तो देखो भाई, द इन्फोर्समेंट, हाँ, द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो अभी की आधुनिक संवैधानिक जो भी न्यायशास्त्र है उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है क्या, तो मौलिक अधिकार। तो हर एक संविधान में, जहां का भी संविधान बनता है ना बच्चों, वहां पे ये जरूरी होता है कि क्या हो, वहां के नागरिकों के लिए आपका मौलिक अधिकार हो। ठीक है, ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है, इट्स
incorporations as enforceable rights in the modern constitutional document and internationally recognized charter of human rights emanates from the doctrine of natural law and natural rights। ठीक है, तो नेशनली तो हमारे अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित तो किया ही गया है, बल्कि अगर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे तो देख लिया हमारे संविधान में ही है, ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ह्यूमन राइट्स जो है वो एक चार्टर है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक राइट्स दिए गए हैं जो किसी भी मानव के जीवन के लिए अत्यंत ही जरूरी है। ठीक है, तो इंटरनेशनली भी इसको प्रोटेक्टेड किया गया है और नेशनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल करके भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, चलो, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेरियस ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडियंस वर वायलेटेड बाय द रूलर्स। तो देखो भैया, ये हमारा 1950 में संविधान बना और ऑब्वियस सी बात है तभी फंडामेंटल राइट भी आया होगा, लेकिन उसके पहले जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो हमारे यहाँ के जितने भी लोग होते थे ना, उनका बहुत ज्यादा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होता था उसका वॉयलेशन होता था, उल्लंघन होता था। ठीक, अब देखो यही वजह है, Therefore, the framers of the Constitution might have had positive attitude towards inserting provisions for enforcement of fundamental right। तो यही वजह है जिसके वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, मेकर्स थे, उन लोगों ने स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट नाम से एक चैप्टर डाल दिया हमारे संविधान में कि सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से, भारतीय समाज में अनेक धर्म है, आप सभी जानते हो, बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत ज्यादा भाषाई समूह है और इनकी मतलब कि धर्म की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए, कल्चर की रक्षा के लिए भी मौलिक अधिकार जो है वो बनाए गए, जिनका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से मानव के फंडामेंटल राइट जो भी है, उनके जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ, अब देखो इस्टेब्लिश किस हिसाब से किया गया, तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक, जो आधुनिक हमारी लोकतांत्रिक सिद्धांत है, वो इस एम के साथ, उद्देश्य के साथ काम करती है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि नॉट ऑफ मैन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट किसके हिसाब से चलना चाहिए, लॉ के हिसाब से, ना कि मैन किसी आदमी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से ही इसका ओरिजिनेशन पॉइंट दिखता है। द पीपल ऑफ इंडिया गिव होल कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया। अब जैसे मैंने प्रीएम्बल की क्लास आपको ली थी तो बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, ऐसे करके वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का नागरिक, ठीक है, अपने आप को ही संविधान दे रहा है। ठीक है, फॉर दिस दे स्पेसिफिकली मेंशन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जानते होंगे कि प्रीएम्बल में क्या क्या इंश्योर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी के इंश्योर करने की बात करी गई है। दीज ऑब्जेक्टिव आर रूट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, और यही जो प्रीएम्बल प्रस्तावना में शब्द है ना, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यही फंडामेंटल राइट का जड़ है, रूट है। ओके, सिंस इंडिया ऑप्टेड टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि हमारे इंडिया ने क्या ऑप्ट किया कि हमारे यहाँ भैया लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा हमारे यहाँ। वी इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल राइट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इंश्योर्ड इन द प्रिंसिपल, इसीलिए हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स को इनकलकेट किया, इंसर्ट किया हमारे संविधान में, ताकि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सिद्धांत है या फिर हमने ऑप्ट किया है अपने इंडिया को, ऐसे इसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, चलो, गणराज्य क्या होता है भाई, आप लोग उस पे करना। ठीक है, अब यहाँ पे वास्तविक कारण बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट हम देखते हैं, क्योंकि
मौलिक अधिकारों का क्या क्या उत्पत्ति रही, कैसी उत्पत्ति हुई इसकी, ये जानना हमें ज्यादा जरूरी है। द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी ट्रेस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब कि मानव अधिकारों की अवधारणाओं में ही निहित है मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो मौलिक अधिकार है ये कहीं और से नहीं आए, जो मानव अधिकार है ना, मानव अधिकार की जो अवधारणा है, जो मानव अधिकार है, उन्हीं अधिकारों में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं, वही जो है फंडामेंटल राइट बनाए गए और हमारे संविधान में उसको डाला गया, इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो मानव अधिकार की उत्पत्ति जो है वो मानव अधिकारों की अवधारणा में निहित है। ठीक है, लॉक और रूसी को अगर बात करें, द नेचुरल लॉ फिलोसफर, ठीक है, नेचुरल लॉ के फिलोसफर्स थे कौन कौन, तो लॉकी एंड रूसी फिलोसफाइज्ड over the theory that a man has certain essential, basic, natural and inalienable rights of freedom। तो इन दोनों फिलोसफर्स ने ये फिलॉसफी दी कि भैया जो भी कोई भी मैन है ना, उसके कुछ अपने महत्वपूर्ण, इसेंशियल, बेसिक, ठीक है, नेचुरल और ऐसे राइट हैं जो उनसे छीना नहीं जा सकता है, उनकी फ्रीडम भी नहीं छीनी जा सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द स्टेट। तो मतलब बहुत ज्यादा जो राज्य है वो किसी के साथ अत्याचार ना कर सके, किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार ना कर सके, इसी के लिए ही फंडामेंटल राइट को दिया गया और ये बोला गया कि इससे इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, संरक्षित सुरक्षित किया जा सकेगा फ्रॉम द ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई स्टेट दबा ना सके, ठीक है, उसके साथ अन्याय ना कर सके। द आइडिया of guaranteeing these human rights is to ensure that everyone may have minimum guaranteed freedom। ये जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए आया कि भैया कुछ ऐसी राइट्स होनी चाहिए जिससे हर एक पब्लिक को अपना लाइफ जीने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पैदा हो गया तो रोज वो मार खा रहा है, ठीक है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, उसको कचड़े में रहने के लिए बोला जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब मानव अधिकार के विरुद्ध है। अगर कोई भी मानव जन्म हुआ है, मानव बन करके जन्म लिया है, तो उसकी जन्म होते ही कुछ अधिकार हो जाते हैं। जैसे मतलब एक इंसान जब से पैदा होता है और जब तक वो उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता, उसको क्रिमिनेट नहीं किया जाता, तब तक उसका मानव अधिकार जो है वो बना रहता है। ओके, चलो अब यहाँ पे हिस्ट्री कुछ देखेंगे। तो इन 1215 मतलब कि 1215 द इंग्लिश पीपल रिक्वायर्ड एन अफर्मेशन फ्रॉम द किंग जॉन फॉर एंशियंट लिबर्टीज। तो अंग्रेज लोगों को प्राचीन स्वतंत्रताओं के लिए राजा जॉन से प्रतिपादन की आवश्यकता थी। The Magna Carta is the first written document relating to the fundamental right of the citizen। तो 1215 में बच्चों जो किंग जॉन थे उस समय, ठीक है, तो उस समय के लोगों की, इंग्लिश लोगों की ये ऐसी कह दे कि अफर्मेशन था। वो लोग चाहते थे कि भाई हमें ये अफर्म किया जाए कि हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ राइट, लिबर्टीज, कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसी के बाद जो है मैग्ना कार्टा लाया गया 1215 में ही, और ये पहला फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री देख रहे हो तुम लोग, फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री देख रहे हो। आफ्टरवर्ड अगर बाद में देखें, इन द ईयर 1689, इन द ईयर 1689 में अगर बात करें तो बिल ऑफ राइट्स आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ राइट आया, इन विच इंक्लूड्स ऑल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंग्लिश पीपल। मतलब कि और भी बहुत ज्यादा राइट जो है, लिबर्टीज जो है इंग्लिश पीपल की, इसमें ऐड की गई बिल ऑफ राइट्स के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी ट्रेस्ड। अगर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, पहली बार तो देखो भैया 1215 में मैग्ना कार्टा आया जो फंडामेंटल राइट सिटीजंस के लिए लेकर के आया। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आया इंग्लिश पीपल के लिए, जिसमें बहुत सारे अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया था।
लेकिन जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का उसको ट्रेस हम कर सकते हैं कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया जाए इसको तो अमेरिका का ऐसा संविधान था जो फंडामेंटल राइट को इनकलकेट किया था, इंसर्ट किया था अपने संविधान में 1787 में। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन गिव शेप्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय putting them into the constitution and making them justiciable and enforceable through the instrumentality of the courts। अब यहाँ पे देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पहली बार जो भी ह्यूमन राइट्स को इनकलकेट किया फंडामेंटल राइट के रूप में, उसको इन्फोर्सेबल कराने का प्रावधान लाया कि हाँ, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी राज्य, ठीक है, स्टेट या फिर अथॉरिटी या फिर कोई भी पर्सन इन्फ्रिंज कर रहा है, वॉलेट कर रहा है उसको, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। इन्फोर्स यानी कि जस्टिशिएबल बनाया, उसके लिए न्याय दिला सका, और पारित यानी कि इन्फोर्सेबल बनाया गया कोर्ट में। ओके, तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने बनाया इन्फोर्सेबल और जस्टिशिएबल पहली बार फंडामेंटल राइट को, तो आप बताओगे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके चलो, इन फ्रांस, अब फ्रांस की बात आ गई। देखो भैया ये हिस्ट्री है, ठीक है, जिसके भी सिलेबस में ये फंडामेंटल राइट है, इसकी हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। तो हिस्ट्री फिर फ्रांस की अब देखते हैं हम लोग। इन फ्रांस द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स 1789 डिक्लेयर्ड दैट द नेचुरल इनएलिनिएबल एंड सेक्रेट राइट्स ऑफ द मैन। तो फ्रांस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट ऐसा है जो किसी से छीना नहीं जा सकता, और बहुत ही पवित्र जो है, बहुत ही पवित्र एक अधिकार है जो मैन को दिया गया है। दस फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक इंस्पिरेशन। तो इसी से, इन्हीं दोनों खास करके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या किया भैया, इनकॉर्पोरेट किया एक पूरा का पूरा चैप्टर, एक फुल चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो फंडामेंटल राइट और उसकी इन्फोर्समेंट, उसको लागू कैसे कराया जाए, डील करता है। और ये है चैप्टर 3, पार्ट 3। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया हमारे संविधान में, जो पार्ट 3 है उसमें। तो देखो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 में है, बता दिया मैंने, और 6 हेड है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो 6 तरह के फंडामेंटल राइट हैं आपके। पहला है राइट टू इक्वालिटी, किस आर्टिकल से, 14 से लेकर के 18 तक, मतलब कि समानता का अधिकार, 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये किस आर्टिकल से है, तो ये है 12 से लेकर के 15 तक। ओके चलो, तीसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है, आर्टिकल 23 और 24 में है कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार मिलता है। फिर चौथा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, जो अधिकार आपको 25 से लेकर के 28 के अनुच्छेद में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 और 30 में, मतलब कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है आपको मिला हुआ है। अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, अपने शिक्षा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर छठे में आ जाए अगर, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक शासित होता है। तो अब संवैधानिक जो भी आपका संवैधानिक वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको दी गई है, यानी अगर ये चीज आपका क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉयलेट होता है तो अनुच्छेद 32 में उसको आप जा करके रिट के माध्यम से क्या कर सकते हो भाई, इन्फोर्स कराने का काम कर सकते हो। कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स कराने के लिए। हाँ तो चलिए अब हम
आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपना मौलिक अधिकार हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारे यहाँ संपत्ति का भी अधिकार हुआ करता था, ठीक है, ये भी जान लो, थोड़ा जानना जरूरी है। या ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसको रिपील्ड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, ठीक है ना। और इसको अब क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट से हटा करके राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 क या ए में जो है वो गिवन है। ओके, चलो। अब सैलिएंट फीचर क्या है? मतलब कुछ तो विशेषताएं होंगी भाई, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके लिए कुछ तो विशेषताएं होंगी, बिना विशेषता का तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, ठीक है, या फिर कोई चीज होता नहीं है। तो सैलिएंट फीचर क्या है फंडामेंटल राइट की, उसको हम देखेंगे। तो भैया पहले देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ये प्रमुख विशेषता है। दूसरा क्या है? द पार्लियामेंट हैज पावर एंड अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स ऑन रीजनेबल ग्राउंड। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है जब रीजनेबल ग्राउंड हो तो कोई, ठीक है, उचित कोई ग्राउंड हो तो उस पे फंडामेंटल राइट का पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ओके, पार्लियामेंट के पास पावर है। हाउएवर सच रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए उचित, और आर्बिट्ररी मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए कि हाँ जबरदस्ती हम लगा देंगे, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। The grounds based on which fundamental rights are restricted by the parliament will be received by judiciary for reasonability. Therefore, fundamental rights are neither absolute nor sacrosanct. अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इसके लिए अब जो भी restrictions लगाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स पे, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। मैंने जुडिशियल रिव्यू आपको पहले ही पढ़ा दिया है, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। अगर वो सच में रिजनेबल होगा तो फिर सही होगा, नहीं तो फिर वो जो रेस्ट्रिक्शन है उसको नल एंड वॉइड घोषित कराया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा मौलिक अधिकार है ना, वो ना तो पूर्ण है और ना ही पवित्र है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो पूरा है, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में। जैसे इमरजेंसी लग गई, सोचो इमरजेंसी लग गई तो क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि नहीं तुम्हारे बाहर निकलने में। जैसे अभी लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, तो लॉकडाउन में तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन, तुम्हारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी कि नहीं लग गई थी। तो इसी तरीके से अगर जेन्युइन रीजन, रीजनेबल ग्राउंड रहेगा तो फिर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग सकेगी। हाँ, अनुच्छेद जो 21 है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, उस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कि विधि द्वारा कोई चेंजेस ना किए जाए, विधि बना करके कोई चेंजेस ना किए जाए, तब तक अनुच्छेद 21 में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी और सारे आर्टिकल्स में चेंजेस कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस ग्राउंड लगा करके। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। फंडामेंटल राइट्स, ये तीसरा फीचर है, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड किया जा सकता है कब? नेशनल इमरजेंसी में, ये मैंने बताया आपको। हाँ, तो देखो भाई, तो ये सस्पेंड किया जा सकता है कब? तो नेशनल इमरजेंसी के जो दौरान है किया जा सकता है। हाउएवर द राइट्स गारंटीड अंडर जो आर्टिकल 20 और 21 है विल स्टिल बी एप्लीकेबल, ये फिर भी जो है वो लागू रहेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन एनी एरिया विद इन द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो फंडामेंटल राइट है 20 और 21 को छोड़ करके क्या किया जा सकता है? रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी और अपॉन द रीजनेबल ग्राउंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स इंडिविजुअल टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड for the enforcement of the
फंडामेंटल राइट। तो अनुच्छेद 32 में हम यही पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इसके इन्फोर्समेंट के लिए। द फंडामेंटल राइट सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पे जो है वो बेस्ड है हमारा फंडामेंटल राइट, और एम्फेसिस करता है, ये जोर देता है कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, समानता समता होनी चाहिए, इक्विटी और स्वतंत्रता होनी चाहिए सबको। ठीक है, तो द राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर आल्सो प्रोटेक्ट अंडर। जो माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे यहाँ जिनकी देश में जनसंख्या कम है, ठीक है, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जिसका लैंग्वेज अलग है, जिसका कल्चर अलग है, जिसका स्क्रिप्ट अलग है, उनकी भी प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, उनके कल्चर को एज वेल एज उनके एजुकेशन को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये हमने पढ़ा क्या, सैलिएंट फीचर, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं संविधान में दी गए हमारे मौलिक अधिकारों की, उसके बारे में हमने देख लिया। ये सारी चीजें आती है लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैम बस ऐसे पढ़ा रही है, सुनते जाओ कथा, लिखना नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना है और अपने कॉपी पे अगर नोट्स बना सको तो वेल एंड गुड, वरना ये तो ठीक ही है तुम्हारे पास नोट्स। ओके चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है भैया? इंपॉर्टेंस तो तुमसे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता। सोचना तो जरा बैठ के कि क्या इंपॉर्टेंस है। मौलिक अधिकारों का महत्व हिंदी में देखते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक शासन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, और न्याय को बनाए रखने वाले आधार के रूप में कार्य करता है, मतलब बेसिस है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें चाहिए, अगर हमको अपने यहाँ के लोगों को जस्टिस इक्विटी देना है, तो फंडामेंटल राइट उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा की आवश्यक शर्तें को स्थापित करता है, मतलब कि मोरल और मटेरियल दोनों तरह के प्रोटेक्शन की ये बात करता है किसी भी इंडिविजुअल को। सामाजिक न्याय समानता सुनिश्चित करता है, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के अधिकारों की भी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार व्यक्तित्व की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं, जिससे सरकार के मनमानेपन पर नियंत्रित रहता है। ये राज्य पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करने पर दायित्व बनाता है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक निगेटिव राइट है, निगेटिव राइट है, ये निगेटिव राइट है। किसके लिए? तो फॉर स्टेट ये निगेटिव राइट है, फॉर स्टेट। अगर राज्य की बात करें हम, तो राज्य के लिए ये जो है निगेटिव राइट है। ठीक है, और हमारे लिए क्या है? ये किसी इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव राइट है, लेकिन राज्य के लिए क्या है? निगेटिव राइट है, क्योंकि ये राज्य को उनके मनमानेपन को करने से रोकता है लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बात करता है, वो हम नहीं जाएंगे, जब पार्ट 4 हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, चलो अमेंडेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, तो मौलिक अधिकारों में संशोधनीय करता, संशोधन किया जा सकता है क्या? मौलिक अधिकार में क्या संशोधन या अमेंडमेंट कुछ चेंज किया जा सकता है? तो देखो भाई, तो द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है, 74 में जजमेंट आया था, हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड, ये इसमें बोला गया था इस केस में, जजमेंट में, कि पार्लियामेंट कमेंड कर सकती है किसी भी संविधान के भाग को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, उसमें फंडामेंटल राइट भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द, लेकिन उसको होके गुजरना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके बाकी हर एक चीजों को अमेंड कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो और क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि मूल ढांचा में क्या क्या शामिल है, ठीक है, ये नहीं बताया कि मूल ढांचा में क्या क्या आएगा, और ना ही
संविधान के मूल ढांचा की विषय वस्तु के बारे में कोई विस्तृत सूची दी, कोई लिस्ट भी नहीं दिया कि संविधान की ये प्रावधान जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे में केवल कुछ ही जोड़ा जा सकता है और किसी भी प्रकार का कोई विलोपन नहीं किया जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसमें अमेंड करके कोई चीज नया जोड़ तो सकते हो, लेकिन कुछ हटा नहीं सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर है। और सर्वोच्च न्यायालय ये भी बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये समय आने पर मैं बताता रहूंगा, मतलब कि कोर्ट के निर्णय से आपको पता चलते रहेगा सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों के हिसाब से कि संविधान का कौन सा जो भाग है या फिर प्रावधान है वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। फिलहाल कुछ अपने निर्णयों के माध्यम से माना कि ये संविधान के मूल ढांचे हैं। जैसे कि भारत की संप्रभुता में अगर कोई चेंजेस करना है तो आप कुछ ऐड कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इट मींस बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। रिपब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। एज वेल एज अब मिनर्वा मिल्स वाले केस में बोला गया, मिनर्वा मिल्स वाले केस में बोला गया कि भाई और कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय माना कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा अनुलंघनीय है, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें कौन कौन से चीजों को बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है। मिनर्वा मिल्स में 1980 के केस में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का संरक्षण, ठीक है। भारतीय जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक आर्टिकल पढ़ना, ठीक है। तो बताओ यहां तक तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करना, पीछे जाना और फिर से स्टार्ट करना, इसको समझना। ओके, चलो अब अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसमें दिया गया है राज्य की डेफिनेशन कि राज्य क्या क्या है, ठीक है, या कौन कौन से ऐसे एंटिटी है जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या किन किन एंटिटी को हम लोग राज्य कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं। चलो देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या बोल रहा है? फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। सबको जानते हो तो सबको मिला है। दीज राइट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट्स के अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडीज। प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट आप नहीं वो कर सकते क्लेम, लेकिन हाँ स्टेट राज्य के अंतर्गत आने वाली किसी भी बॉडी के लिए के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हेंस अ प्रोविजन डिफाइनिंग, इसीलिए स्टेट की क्या परिभाषा होगी ये इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में कि लोग जाने कि अच्छा ये स्टेट की डेफिनेशन है, ये स्टेट की कोई बॉडी है, ये अगर ये हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगी तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए हम भैया सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे, ठीक है, इनके खिलाफ। ओके, चलो अब हम देखेंगे राज्य एक समावेशी जो है वो परिभाषा है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या? इसमें बहुत सारी और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जॉस्टिव, कहते हैं ना एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसके अलावा कुछ ऐड ही नहीं हो सकता। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो इंक्लूसिव नेचर की है, एग्जॉस्टिव नहीं है। वो ऐसा नहीं कहती कि इतना ही लिस्ट है, इसके अलावा कोई और बॉडी आने वाली स्टेट नहीं होगी, ऐसा नहीं कहती। इंक्लूसिव है, कोई और भी बॉडी है जो स्टेट में कभी आएगी, स्टेटरी बॉडी बनेगी, स्टेट की बॉडी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत लाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है तो बताना। और स्टेट के हमारे भारतीय संविधान में जो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है वो इंक्लूसिव है, ठीक है। चलो तो देखो भाई कौन कौन से है
स्टेट में आते हैं तो द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड यूनियन। तो देखो भारत सरकार और संसद ये सब क्या है, स्टेट के अंदर आते हैं। इनकी संघ की कार्यपालिका और विधायिका सब आती है स्टेट के अंदर ही, ठीक है। फिर द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर, हर एक स्टेट की विधानसभा, विधान परिषद जहां जहां है, वहां की एग्जीक्यूटिव, वहां की कार्यपालिका, वहां की विधायिका, सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। जितने भी ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज जो होती है, जो हमारे टेरिटरी ऑफ पूरे इंडिया में है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज है, जैसे नगर निगम्स है, ये सारी चीजें किस में आती है, तो ऑल लोकल बॉडी, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी कोई भी बॉडी आ रही है वो सब क्या है, तो भाई स्टेट के अंदर आ रही है। ओके, अब यहां पे देखो बहुत सारे ऐसे निर्णय निर्धारित किए गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसके थ्रू ये निर्धारित हुआ कि कैसे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये बॉडी स्टेट के अंतर्गत डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। तो ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं हम, यह निर्धारित करने के लिए कोई निकाय राज्य का अभिकरण राज्य में आता है या नहीं आता है, रामानंद दयानंद सेट्टी बना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 1979 के मामले में डिसाइड किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड जो है गाइडलाइंस एस्टैब्लिश किए, जिसके थ्रू ये पता चल सकता था कि कोई भी बॉडी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि क्या राज्य के पास निकाय की वित्तीय संसाधन है, कि मतलब ये देखा जाएगा कि वेदर द स्टेट होल्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कोई भी बॉडी है तो क्या उस बॉडी में जिसको स्टेट क्लेम किया जा रहा है, क्या उसके अंदर सरकार का पैसा लगा है। ठीक है, दूसरा, क्या सरकार का उस बॉडी पे एक नियंत्रण है, कंट्रोल है। ठीक है, तीसरा ये देखा जाएगा क्या जो बॉडी या निकाय द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, पब्लिक के लिए है और सरकारी कार्यों के आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखा जाएगा डिटरमाइन करते समय। चौथा देखा जाएगा कि क्या सरकार का कोई भी भाग उस निकाय या निगम को हस्तांतरित किया गया है। ये देखा जाता है कि क्या वो जो बॉडी है जो स्टेट के लिए क्लेम कर रही है या फिर उसको स्टेट बनाया जा रहा है, क्या उसको ऐसा कोई राज्य का काम ट्रांसफर किया गया है कि हाँ वो राज्य का काम करे, सरकारी काम कोई करे, कोई विभाग ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट, क्या निगम के पास राज्य प्रदत्त या संरक्षित एक अधिकार है और क्या वो मोनोपोली रखता है या फिर स्टेट ने उसको मोनोपोली दे रखी है काम करने के लिए या उसको संरक्षित कर रखा है उस बॉडी को काम करने के लिए। अगर ये चीजों में से कोई भी एक चीज है तो हाँ भैया क्या है वो, क्या है वो है स्टेट। ठीक है, चलो अब आ गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अच्छा मेरा एक तुम लोग से सजेशन है, सजेशन मान लो या होमवर्क मान लो, एक काम करना तुम लोग ये पढ़ने के बाद तुम लोग आर्टिकल 12 खोल के देखना अपने बेयर एक्ट में, उसमें और बड़ी लिस्ट दी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है वो पढ़ लेना। अब आ गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, ऐसे लॉज, मैं ऐसे ही पहले बता दे रही हूं, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल, मतलब लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। ऐसा कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर विधायिका द्वारा बनाया जा रहा है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला होगा तो वो पूरा लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कौन बोलता है, तो अनुच्छेद 13 बोलता है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 इज अ सिग्निफिकेंट बिकॉज इज प्रोटेक्ट द फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है सरकार के आर्बिट्ररी एक्शन से, मनमानेपन के एक्शन से, मनमानी कार्रवाइयों के, राज्य के मनमानी कार्रवाइयों से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम अनुच्छेद 13 करता है। ठीक है, इट इज द प्रोटेक्टिव प्रोविजन, प्रोटेक्ट करने वाला प्रोविजन है ये। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 13A क्या कहता है, मतलब 13 का क्लॉज 1,
आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिक्लेयर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वॉइड टू द एक्सटेंट दे आर कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 13 का ये कहता है कि जो भी ऐसे कोई भी लॉ, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे कि बहुत सारे एक्ट हैं जो भारत के संविधान के आने से पहले के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो 13 का क्लॉज ये बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो संविधान के बनने से पहले का है, अगर उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान है जो अभी के हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघित कर रहा है या उसको वॉलेट कर रहा है, तो वो लॉ या फिर जहां तक वॉलेशन करता है उतने तक वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 13 का क्लॉज क्या कहता है, 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है सेफगार्ड द सुपरमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग फंडामेंटल राइट, इट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज दैट violate or curtail the fundamental right. Any such legislation is deemed to divide inceptions extend to the violation or retrospective application. तो 13 का 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो भैया क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। और 13 में ही पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। किसको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, तो हमारे कोर्ट को, ठीक है। चलो देखो हमारे न्यायालय को, तो न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 entrust that the judiciary with the role of safeguarding, defending and interpreting the fundamental right, ये डिफाइन करती हैं और फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या करने का काम करती हैं, ओके। इट इनकम्बेंट upon the courts to examine each law and respect of the fundamental right. Article 13 grants the court the power and duty to invalidate any law contradict the fundamental right. तो सीधी सी बात है कि जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 के ही अंतर्गत आया है और ये कोर्ट को पावर देता है कि ये हर एक जितने भी लेजिस्लेचर हैं जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हैं उनको क्या कर सके भैया, नल एंड वॉइड घोषित करवा सके, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आता है एक अनुच्छेद 13 में ही आप पढ़ोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना। पृथक मतलब क्या होता है बच्चों, अलग करना। तो देखो क्या होता है जरा देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एड्रेस द सिचुएशन वेयर अ पोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इज डीम्ड टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रेजिंग द question whether the entire institute should be invalidated or only the unconstitutional portions of the institute। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि कोई ऐसा लॉ है, ध्यान से देखो बच्चों, कोई ऐसा लॉ है जिसका इतना भाग जो है ना वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये निकल के आया कि देखो भैया इसका तो इतना ही लॉ जो है वो क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। तो क्या सिर्फ इतने लॉ को हटाएंगे और इतने लॉ को सही रखेंगे या फिर ये पूरा ही लॉ इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसका आंसर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस जजमेंट में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 के केस में। और ये डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट किया गया कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस केस में इसको डॉक्ट्रिन बनाया गया, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में। और हेल्ड किया गया, ये जजमेंट दिया गया, इट हेल्ड दैट offending portion can be distinctly separated from the constitutional portions of the institute. Only the offending part should be declared void, leaving the rest of the institute intact। अब ये सीधे सीधे बोल दिया गया कि जितना मतलब कि जितना पार्ट जो है किसी भी लॉ का वैलिडेट कर रहा है, इनवैलिडेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो हट जाएगा। बाकी जितना पार्ट बचेगा ना उसको हम इनेक्ट कराएंगे, उसको हम लागू करवाएंगे। समझ में आई डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब छाड़ देना इतना पोर्शन, जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है या वॉलेट कर रहा है उतने को छाड़ दो, बाकी जो बचा उसको लागू करवा दो। ओके, किस केस से आया ये डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन FN बलसारा के केस से। ओके चलो, अब दूसरा जो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, ग्रहण लग जाना, ठीक है। चलो
ग्रहण का भी सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो ये किस केस से आया, इसको भी हम देखेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स अंडर द प्रीमाइस दैट एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड बट ओनली बिकम्स अनइनफोर्सेबल, मीनिंग इट रिमेन्स डोरमेंट कंडीशन। अब देखो कह रहा है कि यह सिद्धांत इस आधार पर चलता है, संचालित होता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून शून्य नहीं होता। मौलिक अधिकारों का अगर कोई कानून उल्लंघन कर रहा है तो वो शून्य नहीं होता, बल्कि केवल अपरिवर्तनीय होता है, मतलब उतना इनफोर्सेबल नहीं होगा, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। वो लॉ क्या हो जाएगा, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स कराते रहिए, उसके लिए याचिका देते रहिए कि इसको लागू करो, वो लागू ही नहीं होगा। ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, मीनिंग इट रिमेन्स डोरमेंट, मतलब वो शिथिल पड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो कि ये कोई लॉ है, लॉ में कोई इतना पार्ट जो है फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है, बाकी सब सही है, तो ये इतना पार्ट ना इन्फोर्स नहीं होगा, ये शिथिल पड़ा रहेगा। जैसे कहते हैं ना डोरमेंट ज्वालामुखी, मतलब कि वो निष्क्रिय हो गया है, वो इसका कोई भी काम नहीं है। कहते हैं ना अंग का कोई भी अंग, मानव शरीर का कोई भी जो अंग है अगर अपंग हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में या फिर क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं फालिज मार देना, अपंग हो जाना, तो वो इसी तरह काम करता है। वैसा लॉ जो क्या करता है, किसी भी लॉ का कोई भी ऐसा पोर्शन जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाला होता है ना, उसके ऊपर क्या हो जाता है, अनइनफोर्सेबिलिटी लग जाता है, मतलब कि वो लागू नहीं होगा, है तो लेकिन अपंग बना हुआ है, डोरमेंट बना हुआ है। अभी किस केस में बोला गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन भीका जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में डिटरमाइंड किया दैट अ लॉ इन्फ्रिंजिंग फंडामेंटल राइट इज ओवरशैडोड बाय दोज राइट्स रेंडरिंग इट डोरमेंट बट नॉट नलिफाइड। तो वो बोला, इस केस में बोला गया, भीकाजी नारायण केस में मध्य प्रदेश की कोर्ट ने वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कोर्ट में बोला कि ये जो राइट है ना, ऐसा राइट जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है ना, इस पे ग्रहण लगा दो। ठीक है, जब भी ये लॉ इन्फोर्स होने जाएगा पूरा, तो सारी चीजें तो इन्फोर्स होंगी, ये चीजें, लेकिन ये चीज जो है ना, ऐसा चीज जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, उस पर ग्रहण लग जाएगा, वो ग्रहण हो जाएगा, वो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाएगा, उससे कोई मतलब आने वाला नहीं है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखा, इससे रिलेटेड केस देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ये तो पूछता नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन चलो देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि दिस डॉक्ट्रिन मींस दैट अ पर्सन हैज राइट टू गिव द राइट गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का सिद्धांत ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जो आपको संविधान देता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, आपको अपना अधिकार पाने का और जब चाहे छोड़ने का अधिकार है, ये बोला गया। लेकिन इस डॉक्ट्रिन के आते हुए ये समझ में आ गया कि आपको फंडामेंटल राइट मिल तो जाता है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को छोड़ने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो देख लो, द डॉक्ट्रिन मीन्स दैट अ पर्सन हैज अ राइट, एक पर्सन के पास राइट है टू give up right guaranteed under Indian Constitution or any legislation that matter. The doctrine of waiver operates on assumption that man is the best judge of his own interest under the legal liability and that he knows the consequence of willfully giving up his right. But this doctrine is inapplicable on the fundamental right enshrined under the Indian Constitution. देखो भैया, इस डॉक्ट्रिन के पीछे ये सिद्धांत दिया गया कि हर एक व्यक्ति को अपना हित अहित पता है, परिणाम पता है कि क्या होगा। मान लो कि मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की हूं, लेकिन मैं कहती हूं कि चलो तुम 10,000 में कंसिडरेशन हमारा फिक्स हुआ है, तो हमको 2,000 देना, 8,000 छोड़ देना, तो मुझे पता है कि मुझे 8,000 का लॉस हो जाएगा। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बेस्ट सोच सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज जो है लागू नहीं होगा, ये चीज लागू नहीं होगा किसमें, फंडामेंटल राइट में। आपको फंडामेंटल राइट संविधान दे तो देगा, लेकिन आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाओगे। और राइट छोड़ सकते हो, कोई भी आपका सिविल राइट है, कुछ भी आपका राइट है, छोड़ दो, लेकिन फंडामेंटल राइट जो संविधान द्वारा आपको दिया गया है, ये आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखो भैया, इन द केस ऑफ बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये
हेल्ड किया गया। इट वॉज रूल्ड दैट द अक्यूज पर्सन कैन नॉट वॉलंटरी रिलिंक्विश देयर फंडामेंटल राइट इन एक्सचेंज फॉर अ कन्विक्शन। ठीक है, तो कन्विक्शन कन्विक्शन अगर कोई कह दे कि आपके ऊपर आरोप लगा है, ये आप ऐसा करो कि अपना जितना भी फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 20 में जो आपको अरेस्ट होने से बचाता है उसको एक्सरसाइज या फिर डिफेंड करने का आपको अधिकार देता है, उसको छोड़ दो। तो क्या ये जो अक्यूज पर्सन है ये छोड़ सकता है अपना राइट जो गिरफ्तारी से करने से रोकता हो उसको, या फिर सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक होता है अपने खुद की बचाव करने का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट दिया गया है अनुच्छेद 20(3) के तहत, क्या ये छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग वेल, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to religion, cultural and educational right, as well as जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अनुच्छेद 32 के तहत, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।